नमस्कार, स्वागत है A to Z न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ ज़ुबैर कुरैशी। A to Z न्यूज़ में आज हमारे मेहमान हैं फौजी कॉलिंग के डायरेक्टर आर्यन सक्सेना। तो बहुत स्वागत है आर्यन जी आपका हमारे शो पर। क्या जो फौजी कॉलिंग नाम से ही लग रहा है कि आर्मी बैकग्राउंड को लेकर मूवी बनाई है। चूँकि आप इस फिल्म के राइटर भी हैं तो बेहतरीन तरीके से उसको डायरेक्ट भी किया होगा। किस तरह का अनुभव रहा इस फिल्म को लेकर और क्या सोच के आपने ये फिल्म लिखी? सोच बड़ी इम्पोर्टेंट थी किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम को करने के लिए सोच सबसे पहले जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो ये सोच यही थी कि जो फौजी फिल्म जो हमने बनाई है, मैं उस पहलू को दिखाना चाह रहा हूँ इस फिल्म के ज़रिए जो इससे पहले लोगों ने नहीं देखा है। अभी तक आपने जितनी फिल्में देखी हैं वो आपने वॉर मूवीज़ देखी हैं या फिर पर्टिकुलर सोल्जर की जर्नी आपने देखी होगी। ऑलरेडी फिल्में बन चुकी हैं जिसमें आपको वॉर दिखता है एंड सोल्जर की जर्नी दिखी। लेकिन ये वो जर्नी है जहाँ पर उस सोल्जर की ताकत की बात हम करेंगे। यहाँ पर उस बैटल फील्ड की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर इमोशनल जो बैटल फील्ड है उसकी बात करेंगे। इस फिल्म में हम उन सोल्जर की बात करेंगे जो वर्दी पहन के बॉर्डर पे नहीं खड़े हुए हैं, वो साड़ी पहन के जो हैं चूल्हा जला रहे हैं, अपने बच्चों के लिए रोटी सेक रहे हैं। या वो माओ की फिल्म है जो भगवान के सामने दुआएं कर रही है अपने बेटे के लिए। या उस पत्नी के लिए ये फिल्म है जो हर सुबह और या हर शाम अपने पति की सलामती की दुआ मांगती है जो सरहद पर है। या फिर उस बेटी के लिए जो अपने बाप के लिए सुबह शाम उनको याद करती है, मिस करती है और बोलती है पापा जल्दी आएँ। तो इस फिल्म में फौजी कॉलिंग में मेरे फौजी जो है ना, वो माएँ हैं जिन्होंने अपने बेटों को देश के लिए कुर्बान किया है। वो पत्नियां हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड को, अपने पति को देश के लिए कुर्बान किया है। वो बहनें हैं जिन्होंने अपने भाइयों को कुर्बान किया है। और वो बेटियां हैं जिन्होंने अपने बाप को देश के लिए कुर्बान किया है। तो मैंने टेक्निकली कैमरा पूरा घुमा दिया है। एक बैटल फील्ड से मैंने कैमरा, जहाँ पर वॉर देखते हैं, मैंने कैमरा घुमा के पूरा घर के आंगन में ला के रख दिया है। एक फ़ौजी के घर के आंगन में मैंने कैमरा रख दिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे जब एक फ़ौजी देश के लिए शहीद हो जाता है तो शहादत को तो हम लोग कुछ पल के लिए याद रखते हैं ना, और हम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन उस शहादत के बाद जो एक इमोशनल स्ट्राइक उस फौजी के घर में होती है, आई डोंट थिंक कि वो किसी को एहसास होगा, मतलब ज़्यादातर लोगों को मालूम है। उस इमोशनल स्ट्राइक को एक्चुअली इस फिल्म के ज़रिए मैं लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूँ कि आप समझिए फौज की जो फैमिली है उसका जो सेक्रीफाइस है वो इतना बड़ा है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और मैं संदेश देना चाहता हूँ इस फिल्म के ज़रिए कम से कम हम आवाम, आप, हम जितनी आवाम है उनकी जो सहानुभूति कह लो या प्यार कह लो आर्मीज़ की फैमिली की तरफ और बढ़ना चाहिए। उनको बहुत ईजी नहीं लेना चाहिए। तो इस फिल्म के ज़रिए मैं कहना चाहता हूँ कि उन परिवारों को प्यार करो जिन्होंने अपनी फैमिलीज़ को, अपने अपनों को देश के लिए कुर्बान किया है। एक सवाल जो है कि जब, चूंकि आप इस फिल्म के राइटर के होने के साथ साथ इसके डायरेक्टर भी हैं, जब आप ये इस फिल्म लिख रहे थे, स्टोरी लिख रहे थे, शर्मन जोशी जी को आपने इस फिल्म में कॉस्ट किया है, रांझा विक्रम सिंह जी को कॉस्ट किया है, तो ये जो कैरेक्टर आपने इनको कॉस्ट किया, तो क्या पहले से आपके माइंड में थॉट था कि यही इस रोल के लिए फिट बैठते हैं, या कुछ और भी ऑडिशंस किए थे, या कुछ और एक्टर्स को लेकर भी आपके माइंड में कुछ और एक्टर्स के नाम थे? टेक्निकली जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो मतलब पर्सनली मेरी बात मैं जानता हूँ, मैं किसी को भी दिमाग में रख के फिल्म नहीं लिखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है फिर वो डिसऑनेस्टी हो जाएगी, मैं बायस्ड हो जाऊँगा। अगर मैंने शर्मन को सोचा होता फिर मैं स्क्रिप्ट लिखता तो शायद वो स्क्रिप्ट कुछ और होती। पहले मैं मेरे कैरेक्टर को जीता हूँ, मेरी कहानी को जीता हूँ। जब एक बार कहानी का संसार तैयार हो जाता है, स्टोरी वर्ल्ड तैयार हो जाता है, फिर उसमें अपने किरदारों को देखता हूँ और फिर मुझे लगता है वो किरदार किस कैरेक्टर के करीब है, उस हिसाब से मैं कास्टिंग करता हूँ। तो मेरी फिल्म में मुझे लगा कि शर्मन जोशी, इस कैरेक्टर के लिए मुझे शर्मन जोशी चाहिए, क्योंकि शर्मन जोशी एक बहुत ही मंझे हुए एक्टर हैं, बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही लेकिन मंझे हुए एक्टर हैं। लेकिन जहाँ तक हम उनका सफ़र है, फिल्मी सफ़र है, ज़्यादातर अगर 3 इडियट को छोड़ दें तो ज़्यादातर उनकी जो मूवी कॉमिक रोल के लिए वो जाने जाते हैं। उनकी जो कॉमिक को लेकर टाइमिंग है उसको लोग पसंद करते हैं। और ये बिल्कुल जिस तरह की ये है फौजी कॉलिंग, जिस तरह का सब्जेक्ट है वो पूरी तरह से गंभीर है। तो वो अपने इस रोल को जो आपने सोचा शर्मन जोशी जी को लेकर, वो कितना अपने इस रोल को लेकर इसको न्याय कर सके, इस रोल के साथ कितना इंसाफ कर सके? सच बोलूँ तो शर्मन जोशी ने इस रोल को 100% जस्टिफाई किया है, और मैं तो बोलूँगा 110% जस्टिफाई किया है। मेरी नज़र में क्या होता है, मैं एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मुझे भीड़ चाल में मज़ा नहीं आता है, भेड़ चाल में मज़ा नहीं आता है। इसमें कोई शक नहीं, शर्मन जोशी ने इससे पहले ज़्यादा तो कॉमिक रोल के लिए वो जाने जाते हैं, उनकी टाइमिंग बहुत प्यारी है। बट टाइमिंग प्यारी है इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉमेडी के लिए बने हुए हैं।
उनकी टाइमिंग इसलिए प्यारी क्योंकि वो एक्टर बहुत बेहतरीन है, वर्सेटाइल एक्टर। वर्सेटाइल एक्टर, राइट। और मुझे ये चाहिए था कि अगर शर्मन जी की मैं इमेज तोड़ने में कामयाब हो गया तो एज ए डायरेक्टर मुझे बहुत खुशी होगी, राइट। तो एक्सपेरिमेंट करने का अपना एक मज़ा होता है, जैसे ये सब्जेक्ट आपको उम्मीद है कि इस फिल्म से उनकी जो एक इमेज बनी हुई है कॉमिक रोल को लेकर या कॉमिक एक्टर को लेकर, क्या वो टूट पाएगी? मुझे ऐसा लगता तो है कि क्योंकि शर्मन जोशी को आपने इस तरह के किरदार में इससे पहले कभी नहीं देखा होगा और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है। मैंने जैसा पहले बोला कि मैंने शर्मन जोशी की कॉमिक फिल्में देख के उनको नहीं लिया, मैंने शर्मन जोशी की परफॉर्मेंस जो देखी है ना, जो उनके अंदर स्किल्स हैं, एक्टिंग के स्किल्स, मैंने उनको, जैसे विदिता की मैं बात करूँ जानबूझ के, विदिता बाग, उसको मैंने बाबू मोशाह बंदूकबाज में उसका एक सीन देखा था जिसमें वो नवाज़ को बोलती है कि नवाज़ पूछता कितने पैसे हुए, तो बोलती है 20 रुपया। नवाज़ बोलता अरे इतनी सिलाई कैसे 20 रुपये, तो बोलती है 10 रुपया मतलब घूरने कौन देगा। मैंने उसकी परफॉर्मेंस देखी, उसकी टाइमिंग देखी, उसके एक्सप्रेशन देखे थे, मैं दिस द गर्ल। तो मेरी नज़र में एज ए डायरेक्टर, अगर मैं डायरेक्टर हूँ तो मैं किसी को भी किसी भी कैरेक्टर में मतलब उतार सकता हूँ। इस फिल्म के 2 अहम कैरेक्टरों की और हम बात करते हैं, एक रांझा विक्रम सिंह की बात करते हैं। रांझा विक्रम सिंह इससे पहले कई मूवी में आए लेकिन इतना भी लोकप्रिय नहीं है ना। तो रांझा विक्रम सिंह को लेकर क्या सोच थी आपकी कि वो इस रोल को लेकर अपना परफॉर्मेंस किस तरह से कर पाएंगे, उनको लेने का क्या पीछे रीज़न क्या रहा? रीज़न बहुत सिंपल था। रांझा की ये पर्सनालिटी है ना, फौजी वाली पर्सनालिटी, आप उसको देखते हैं तो मतलब हट्टा कट्टा लड़का है और अच्छी पर्सनालिटी है और बहुत ही अच्छा एक्टर है। वो थोड़ा लाउड ज़रूर है, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंज ये था कि इसकी लाउडनेस को कैसे मैं कम करूँ वाइल शूटिंग। और अच्छी बात ये थी कि वो 2 बार में समझ जाता था मैं क्या चाह रहा हूँ। और उसके बाद रांझा ने जो परफॉर्म किया है, आप देखेंगे उसने जो फौजी का जो एटीट्यूड होता है, स्पेशली एक फ़ौजी हस्बैंड कैसा होता है, एक फ़ौजी बेटा कैसा होता है, एक फ़ौजी पिता कैसा होता है, उसने बाखूबी निभाया है। और मैं बहुत खुश हूँ कि रांझा ने इतना अच्छा काम, इससे पहले रांझा ने इतना, मतलब ये मेरा मानना है कि इस रोल में इससे पहले आप रांझा को आपने नहीं देखा होगा, रांझा के लिए बहुत ही अच्छा किरदार ये रहा है और रांझा ने बहुत ही अच्छा काम किया है। एक चाइल्ड आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, जिस तरह का ट्रेलर आ रहा है उसमें माही सोनी, उसका जो परफॉर्मेंस है अलग ही, सबसे अलग हटकर और सबसे ऊपर निखर कर सामने आ रहा है। वो चाइल्ड आर्टिस्ट कहाँ से आपको मिली, किस तरह से आपने उसको अपनी फिल्म में सिलेक्ट किया? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए, बिकॉज जो मैंने लड़की सिलेक्ट की थी, जिसके ऑडिशंस लिए थे, उसका 1 महीने पहले ही फ्रैक्चर हो गया था हाथ का। अब प्रॉब्लम ये था कि क्योंकि मेरी फिल्म पूरी उस बच्ची की आँख से कही गई है, तो मेरे लिए बहुत तकलीफ हो रही थी कि मतलब ये पूरी फिल्म अब किस लड़की के लिए कास्ट किया जाए, किसको कास्ट किया जाए। मैंने मेरे एडी को बोला यार जल्दी जल्दी देख यार, क्योंकि अभी तो शूट के लिए सिर्फ 20 दिन बाकी हैं, नई बच्ची कहाँ से लाएंगे, शूट पोस्टपोन नहीं हो सकती है, प्रोड्यूसर का ऑलरेडी पैसा लग चुका है। एंड फाइनली मेरे ईडी ने 2-3 बच्चियाँ मुझे जो हैं शॉर्ट लिस्ट करके दी। तो मैंने माही का जब देखा ऑडिशन, मैंने कहा इसको बुला, और माही वेरी नेक्स्ट डे आ भी गई। और मैंने जो आप ट्रेलर में सीन देख रहे हैं ना, मुझे पता है भगवान आपके घर को तब तक नहीं आता जब तक आप बुलाते नहीं, लेकिन मैं आऊँगी अगर कल सुबह तक आपने मेरे पापा को नहीं भेजा तो ये ही सीन मैंने उसको बच्ची को दिया। मैंने उसको समझाया बेटा ये से बोलना है, और उस बच्ची ने 1 बार 2 बार 3 बार में उसने वो बोल दिया सीन। मैंने कहा यही लड़की है जो मतलब मेरा काम कर जाएगी। मैं कास्ट करके उसको ले गया। बट जो सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये थी कि जब हम फर्स्ट डे शूट कर रहे थे माही के साथ, हनुमान जी के मंदिर का सीन था, यही सीन था, ये भी सुन लीजिए, पहला शॉट भी यही था फिल्म की, हनुमान जी के मंदिर में। और माही ने जब बोलना शुरू किया तो मैं घबरा गया। मैंने यार ये क्या हो रहा है, बिकॉज बच्ची है, सेट पे आई है, फिल्म का एक्सपीरियंस उसका पहला था, और वो कुछ और टोन में बोली, क्योंकि वो टीवी में बहुत काम किया उसने, तो उसकी टोन मतलब वही आ रही थी। तो मैं घबरा गया, 1 टेक 2 टेक 3 टेक 4 टेक। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। एंड फाइनली फिर मैं बच्ची के साथ बैठा मंदिर में, उसी मंदिर में बैठ गया। मैंने कैमरे को बोला सुब्रांशु दा थोड़ा रुकते हैं। बच्ची के साथ मैंने 15-20 मिनट तक, आधे घंटे बात की, बेटा घर पे कैसे होता है, ये होता है, वैसे बात किया। फिर मैंने बोला बड़ा प्यार किससे करते हो, मम्मी पापा दोनों से करते हैं। अच्छा ऐसी बात है, अच्छा अगर मम्मी को ऐसा बोले तो मैं ऐसे बोलूँगी, मैंने ऐसा बोलेगा तो बोला ऐसा करूँगी। ऐसे करते करते उसका एक मोमेंट पे मेरे लिए अगर ऐसा हो जाए तो बोलिए ऐसा करूँगा। मैंने बस इसी तरह से तुझे ये लाइन बोलनी है। मैंने अभी ये लाइन बोली इस फ्लो में, तो बच्ची ने बोला मैंने बिल्कुल टेक करते हैं। और फिर बच्ची आई, 1 लाइन 2 लाइन, तीसरे टेक में ओके था, जो आप शॉट अभी देख रहे हैं। उसके बाद तो बच्ची ने मौके नहीं दिया, मतलब उसके बाद जो बच्ची ने टोन पकड़ा है, कैरेक्टर अपना पकड़ा है, उसका तो मुझे ये बोलना था बेटा ये नहीं ये, हाँ सर समझ गई, 1 टेक। एक सवाल आ रही है आपसे, चूँकि आपको लोग अब तक शॉर्ट मूवी राइटर के रूप में जानते हैं, आपने कई मूवीज़ के स्टोरीज़ लिखी हैं, आपको शॉर्ट मूवीज़ के डायरेक्टर के रूप में जानते हैं, आपकी मूवी कांस फिल्म फेस्टिवल में भी अपेयर हुई हैं।
ये आपकी फर्स्ट फीचर फिल्म है एज ए राइटर एंड डायरेक्टर। तो इस फिल्म से, क्योंकि ये पहली फिल्म है, तो आप आपके बच्चे की तरह, तो जाहिर सी बात है जब आप कोई फीचर फिल्म पहली बार डायरेक्ट करते हैं तो वो आपके बहुत दिल के करीब होती है। ये मूवी और जो आपने पहले जो शॉर्ट मूवीज़ बनाई हैं और या जो स्टोरीज़ लिखी हैं वो दूसरी मूवीज़ के लिए, तो ये फिल्म कितने आपके दिल के करीब है? टेक्निकली अगर आप बात करें, दिस इज़ वेरी स्पेशल टू मी एंड इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। रीज़न ये था कि मैंने इससे पहले कभी भी इमोशनल ड्रामा नहीं लिखा था। मैं थ्रिलर लिखने में बिलीव करता हूँ, मैं क्राइम ड्रामा लिखने में बिलीव करता हूँ, बट ये सडनली एक इमोशनल ड्रामा मैं कहाँ से लिखूँ? एक बच्ची की साइकी में घुसना इतना मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि इससे पहले मैंने मैच्योर फिल्में लिखी हैं, चाहे देसी कट्टे हुई, मिकी वारिस हुई, साबी हुई, जो भी हुई। जब ये फिल्म की बात आई तो मतलब मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि सिंपल लिखना बहुत आसान होता है, ड्रामा क्रिएट करना बहुत आसान, मतलब सिंपल लिखना बहुत मुश्किल होता है और ड्रामा क्रिएट करना बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल होता है, मतलब बहुत आसान होता है। सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ। और एक फौजी बैकग्राउंड से तो ज़रा सी भी लापरवाही आपके लिए डेंजरस हो सकती है। एब्सोल्युटली। और मैंने एक्चुअली इस फिल्म के दौरान मैंने सिर्फ इमोशंस पे ज़्यादा काम किया, मैं सच बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे लगा कि टेक्निकलिटीज़ में तो गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन इमोशंस कभी गलत नहीं होते हैं, क्योंकि आंसू, खुशी, दर्द सब एक जैसा होता है, फिर चाहे वो फौजी हो, चाहे सिविलियन हो, चाहे कोई भी हो। तो बेसिकली मैंने इमोशंस पे इस फिल्म में ज़्यादा काम किया है। मैं आपको वापस बात कर रिपीट कर रहा हूँ कि सिंपल फिल्म लिखना बहुत मुश्किल होता है, बाकी थ्रिलर ड्रामा लिखना बहुत आसान होता है, ये मेरा मानना है। क्योंकि सिंपलिसिटी जो है ना, बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। सिंपल शब्दों में लिखना, मेरी फिल्म में कोई विलन नहीं है, मेरी फिल्म में कोई विलन नहीं है, लेकिन हालात और जो सिचुएशंस हैं जिनमें वो ढाले गए कैरेक्टर, वो अपने आप में मतलब बहुत सी चैलेंजेस क्रिएट करती हैं और फिल्म को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती हैं। तो ये थे हमारे साथ आर्यन सक्सेना, जिनकी फिल्म फौजी कॉलिंग 18 मार्च को थिएटर्स में रिलीज़ हो रही है। फौजी कॉलिंग के जो एक्टर्स हैं, शर्मन जोशी हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें रांझा विक्रम सिंह हैं, जरीना वाब हैं, माही सोनी हैं, विदिता बाग जैसे एक्टर्स हैं, और ये सब एक्टर अपने आप में मंझे हुए आर्टिस्ट हैं। और चाहे इनको आप गंभीर रोल में देख लें या कॉमिक रोल में देख लें, सबका एक अलग अलग तरीके का परफॉर्मेंस है। बहरहाल 18 मार्च को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, इसको दर्शक ज़रूर देखें। कैसी फिल्म है, फौजी बैकग्राउंड पे, और अभी जो माहौल चल रहा है, अभी जो सिनेरियो चल रहा है, वो फौजियों को लेकर पूरे देश में एक अच्छा माहौल चल रहा है। तो आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बस भोपाल गवर्नमेंट से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वो इस फिल्म को टैक्स फ्री करेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जो है, ज़्यादा से ज़्यादा जनता इस फिल्म को देख पाएगी और फौजियों के दर्द को समझ पाएगी। तो मैं चाहूँगा कि इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए और आम पब्लिक के लिए इसका मतलब एक्सपोजर और बड़ा किया जाए, ताकि आम जनता तक ये फिल्म पहुँच सके और उनको फौजियों का दर्द पता चल सके, क्योंकि ये साइड उन्होंने नहीं देखी है। 18 मार्च को ये फिल्म आ रही है। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने सिनेमाघरों में जाकर इस फिल्म को देखें और उस फिल्म के ज़रिए हमारे फौजी भाइयों के परिवारों का दर्द समझिए और उनके प्रति जितना ज़्यादा प्यार और सहानुभूति और आपके अंदर गौरव उत्पन्न हो सकता है, प्लीज़ कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, या अगर आपको भी फ़ौजियों के दर्द से रूबरू होना है, फ़ौजियों की फैमिली से रूबरू होना है, फ़ौजियों के तकलीफ़ों से रूबरू होना, तो मेरा भी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये फ़िल्म ज़रूर देखिए, क्योंकि ये फ़िल्म एक ऐसे गंभीर विषय पे बनी है। आपने वार को लेकर कई फिल्में देखी होंगी, लेकिन फ़ौजी की कहानी को लेकर ये पहली बार फिल्म आ रही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये फिल्म ज़रूर देखें, क्योंकि इसका ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है। अगर आप ट्रेलर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा ये फिल्म किस तरह की है। धरती अंबर सजा